हेलो दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है डॉक्टर रेड्डी स्टैंड एमडी बुक की। और इसके चैप्टर 8 पर हम हैं कीमो प्रिवेंशन और कैंसर। कीमो के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, कैंसर के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो इसको पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को, आप देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है। और बहुत तरीके के कैंसर हैं, चाहे गले का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, अल्सर हो, या और भी बहुत सारे कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो। ठीक है, तो हो रहे हैं और उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी पेशेंट टूट जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि इस तरीके की बीमारियों से कैसे आप बचें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है इस टाइम के हिसाब से किसको क्या हो जाए। ठीक है जी दोस्तों, इसको पूरा सुनिए जी। चलते हैं इस अध्याय पर, चैप्टर नंबर 8, कीमो प्रिवेंशन और कैंसर। मेरे लिए किसी भी मरीज को यह बताना सबसे अधिक मुश्किल होता है कि उसे कैंसर है। हालांकि अब कैंसर की पहचान संभव है, लेकिन इस बारे में पता चलने के बाद मरीज को इसके बारे में बताना मेरे पेशे का हिस्सा है। हमारे देश के सभी डॉक्टरों और अपने मरीजों को यह दुखद खबर बताना पड़ती है। इस साल अमेरिका के कैंसर के 13 लाख से अधिक नए मामलों का पता चला है। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर की बॉल दोबारा गिरने से पहले लगभग 5,50,000 मरीज कैंसर से मर जाएंगे। पिछले 20 सालों में कैंसर रिसर्च पर 25 अरब डॉलर खर्च होने के बावजूद इस अंतराल में इससे होने वाली मौतों में वास्तव में बढ़ोतरी हुई है। शोधकर्ता और डॉक्टर दोनों में ही इस बात को लेकर समान चिंता है कि यह समय कैंसर के बचाव और इलाज के बारे में हमारे दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का है। लेकिन आप यह पूछ सकते हैं कि क्या इस दिशा में शोध से कोई खास प्रगति नहीं हुई है? जी हाँ, इस मामले में कुछ उन्नति हुई है, परंतु ये तकनीकें कुछ कैंसर की जल्द पहचान तक ही सीमित है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी तथा प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए टेस्ट। क्या कैंसर का जल्दी पता लगाना ही हमारी मंजिल है? नहीं। इस अध्याय में हम कैंसर शोध के कुछ नवीनतम अध्ययनों पर चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि कैंसर का खतरा आप किस प्रकार कम कर सकते हैं। कैंसर और इसका कारण। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन दिनों हम जो भी करते हैं या खाते हैं उसे कैंसर का कारण मान लेते हैं? सूर्य के प्रकाश में अधिक देर तक रहने से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एस्बेस्टस का काम करने वाले मजदूरों में फेफड़े का एक अजीब प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जिसे मीजोथेलियोमा कहते हैं। धूम्रपान और द्वितीयक धुआं फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है और कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। विकिरण, चारकोल, खाने में वसा की अत्यधिक मात्रा, सैकरीन तथा हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड में पाए जाने वाले रसायनों या ऐसी चीज़ें जिनसे हमें कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, कुछ चिकित्सा साहित्य की भाषा में कार्सिनोजन कहा जाता है। जब से यह रिपोर्ट आई है कि चिमनी से निकलने वाले धुएं से अंडकोश का कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, हम अपने पर्यावरण से और अधिक डरने लगे हैं। जैसा हमें पहले भी कहा गया है कि हमारा शरीर पिछली पीढ़ियों की तुलना में कई अधिक रसायनों का सामना कर रहा है। इन सभी कार्सिनोजन में एक सामान्य प्रभाव क्या होता है? आप अनुमान लगा सकते हैं, ये सभी ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाते हैं। यही कैंसर से लड़ने की नई रणनीति की कुंजी है। कैंसर के कारण के रूप में ऑक्सीडेटिव तनाव। कई शोधकर्ताओं ने कैंसर के प्रमुख कारण के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। दुर्भाग्य से इनमें से एक भी सिद्धांत पूरी तरह से कैंसर के विभिन्न पहलुओं और शरीर में इस बीमारी के विकसित होने को विस्तार से बता पाने में सक्षम नहीं है। चिकित्सा जगत की इस समस्या के मद्देनजर डॉक्टर पीटर कोवाकिक ने करंट मेडिसिन केमिस्ट्री 2001 में सारगर्भित लेख लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि अनेक सिद्धांतों में से ऑक्सीडेटिव तनाव का सिद्धांत इस समय सही प्रतीत होता है। यह कैंसर को प्रभावित करता है तथा कैंसर को विकसित करने वाले विभिन्न पहलुओं से भी संबंधित है। कोवाकिक का शोध उन चिकित्सा प्रमाणों का समर्थन करता है जो यह बताते हैं कि जब कोशिका के केंद्रक के चारों ओर स्वतंत्र तत्व अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, जो परिणाम स्वरूप कोशिका के डीएनए को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, कोशिका के विभाजन के दौरान केंद्रक का डीएनए विशेष रूप से कमजोर हो जाता है।
ऐसे में डीएनए के सूत्र पूरी तरह खुले और फैले हुए होते हैं। शोधकर्ता अब न सिर्फ यह बताने में सक्षम है कि स्वतंत्र तत्वों के कारण कोशिका के डीएनए केंद्रक को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि यह भी बता सकते हैं कि वे डीएनए के किस सूत्र को तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। यदि कोई कार्सिनोजन शरीर पर आक्रमण करता है तो मैस यूनिट क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत करने का प्रयास करती है, लेकिन इस दौरान अत्यधिक ऑक्सीडेटिव तनाव और स्वतंत्र तत्वों के कारण हुई क्षति से मरम्मत तंत्र हार जाता है और इस कारण डीएनए का परिवर्तन, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, होने लगता है। स्वतंत्र तत्व और मैस यूनिट के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है, उसको आप जाकर के सुन सकते हैं। स्वतंत्र तत्व डीएनए की आनुवंशिक संरचना को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कोशिका में असामान्य वृद्धि हो सकती है। इन कोशिकाओं के लगातार बढ़ने से यह परिवर्तित डीएनए प्रत्येक नई कोशिका में चला जाता है। जब इस परिवर्तन डीएनए की कोशिका में ऑक्सीडेटिव तनाव अधिक होता है तो अधिक नुकसान होता है। इस तरह से कोशिका अनियंत्रित वृद्धि करने लगती है और खुद का जीवन लील लेती है। इसमें शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में जाने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस तरह वास्तविक कैंसर रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कैंसर का। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैंसर किस तरीके से ठीक हो सकता है, बचाव कैसे हो सकता है, तो आगे जरूर पढ़िए। बहुचर्चनीय प्रक्रिया। सिएटल के बायोकेमिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड मेलिंस ने स्तन के ऊतक के डीएनए की संरचना में होने वाले परिवर्तनों की पहचान के लिए नई तकनीक बताई। इसमें एक यंत्र द्वारा डीएनए पर इंफ्रारेड रेडिएशन डाली जाती हैं। इससे प्राप्त संकेतों का कंप्यूटर पर विश्लेषण कर स्वतंत्र तत्वों द्वारा डीएनए की संरचना में हुई क्षति का पता लगाया जाता है, नुकसान का पता लगाया जाता है। शोधकर्ता डॉक्टर मेलिंस की इस बात से सहमत हैं कि कैंसर का विकास एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, जिसे विकसित होने में आमतौर पर कई दशक लगते हैं। वयस्कों में डीएनए के प्रारंभिक परिवर्तन में कैंसर विकसित होने में 20 साल या कभी कभी 30 साल भी लग सकते हैं। बच्चों में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेजी से होती है, क्योंकि उनमें कोशिकीय विभाजन तेजी से होता है। डॉक्टर मेलिंस ने स्तन के ऊतक की सामान्य अवस्था से कैंसर अवस्था में विकसित होने की प्रक्रिया के दौरान डीएनए संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा। डॉक्टर मेलिंस मानते थे कि डीएनए की इस क्षति का प्रमुख कारण ऑक्सीडेटिव तनाव था, जो अंततः स्तन कैंसर का कारण बनता है। आगे उन्होंने बताया कि कैंसर जीन्स की कार्यप्रणाली बिगड़ने के परिणाम स्वरूप ही नहीं होता है, बल्कि यह स्वतंत्र तत्वों द्वारा, फ्री रेडिकल्स के द्वारा की गई आनुवंशिक नुकसान का परिणाम होता है। पिछले 25 सालों से शोधकर्ता यह मानते आ रहे हैं कि सभी प्रकार के कैंसर का मुख्य कारण असामान्य जीन्स होते हैं, लेकिन अब शोधकर्ता इस बात का विश्वास करने लगे हैं कि कुछ जीन्स अब जीन्स की अपेक्षा ऑक्सीडेटिव तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इससे हमें विभिन्न प्रकार के कैंसरों के बारे में विवरण मिल सकता है। 1 दशक की देरी और $1 की कमी। डॉक्टर आमतौर पर कैंसर को उसकी अंतिम अवस्था में पहचान पाते हैं। दुर्भाग्य से जिस कैंसर को सामान्य तौर पर विकसित होने में 10 से 20 साल लगते हैं, वह कैंसर इतना विकसित हो जाता है कि इसके लक्षण प्रत्यक्ष या एक्सरे पर दिखाई देने लगते हैं। डॉक्टर आक्रामक सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण का सहारा लेकर मरीजों को बहुत कम मदद दे पाते हैं। पिछली बार मैंने अपने एक मरीज में फेफड़ों के कैंसर की पहचान की। कैंसर रोग विशेषज्ञ ने उसे कीमोथेरेपी की सलाह दी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डॉक्टर दावा करते हैं कि फेफड़ों वह उसके कैंसर को 40% तक घटा सकते हैं। मेरा मरीज डॉक्टर द्वारा बताए आंकड़ों से प्रोत्साहित हुआ, लेकिन अभी तक जब तक उसने डॉक्टर से घटने का मतलब नहीं पूछा। कैंसर रोग विशेषज्ञ ने जवाब दिया, यदि कैंसर सफलतापूर्वक घट जाता है तो तुम्हारी जिंदगी 3 महीनों तक बढ़ सकती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा मरीज यह सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था। यह एक आम दुखद सी कहानी है जो कैंसर के हर मरीज के साथ घटती है। जब मेरी खुद की मां के मस्तिष्क के कैंसर की पहचान हुई तो रेडिएशन थेरेपिस्ट ने कहा कि इस बात का सिर्फ 1% अवसर है कि थेरेपी से उनका जीवन बढ़ सके। मेरी इच्छा के विरुद्ध मां ने अपना इलाज कराया। 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसका कारण न सिर्फ कैंसर था बल्कि इलाज के कारण हुई कमजोरी और बीमारी भी थी। हो सकता है कि इस तरह का आक्रामक इलाज मरीजों के जीवन को कुछ महीनों या सालों के लिए बढ़ा दे, लेकिन इस थोड़े से लाभ के लिए पहले से कमजोर मरीजों को इतना कष्ट देना अत्याचार के समान है। वर्तमान में हम लोग कैंसर के विरुद्ध लड़ाई हार रहे हैं।
इससे पहले कि इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आए, क्या आपको इस बात पर कोई शक है कि असाध्य बीमारी को इसके विकास की शुरुआती अवस्था में ही रोक लेना चाहिए? आप जानते हैं कि हम सभी को यही आशा है। कैंसर के विकास में ऑक्सीडेटिव तनाव की भूमिका को समझने से इसके बचाव और इलाज की नई संभावना का पता चल सकता है। कैंसर का बचाव और कीमो। जब हम कैंसर की जड़ को समझना शुरू करते हैं तो इसके इलाज के तरीकों को भी जानना चाहिए। चूंकि कैंसर एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसे विकसित होने में कई साल लगते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले अनेक तरीके सामने आते हैं। कैंसर की सबसे शुरुआती अवस्था में हमें डीएनए केंद्रक में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र तत्वों के आक्रमण से हुआ यह परिवर्तन प्रभावित डीएनए के विभाजन द्वारा बनी प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाता है। अंततः स्वतंत्र तत्वों द्वारा कोशिका को पहुंचाई गई अस्थि से कैंसर पूर्व ट्यूमर विकसित हो जाता है। यह कैंसर की पहली अवस्था है जिसे हम चिकित्सीय परीक्षणों से पहचान सकते हैं। इसकी अंतिम अवस्था मेलेगेंसी या कैंसर होती है, जिसमें शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में फैलने की क्षमता होती है। कीमो से अंतिम अवस्था के कैंसर का इलाज करने की बजाय प्रारंभिक अवस्था में ही इसे विकसित होने से रोकने पर केंद्रित होता है। याद रखें, यहाँ पर संतुलन महत्वपूर्ण है। यदि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होंगे तो ऑक्सीडेटिव तनाव नहीं आएगा और डीएनए का केंद्रक प्रारंभिक स्थिति से सुरक्षित रहेगा। एक बार फिर उस अंगीठी की कल्पना करें, यदि इसके आगे बचावकारी स्क्रीन रख दी जाए तो कालीन पर आग नहीं फैलती। कीमो प्रिवेंशन का उद्देश्य कोशिका में पहले हो चुके नुकसान को पलटना भी होता है। जैसा कि आप अध्याय 4 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है। याद करें मैस यूनिट को। आइए अब हम सावधानीपूर्वक कीमो प्रिवेंशन द्वारा कैंसर से लड़ने की रणनीति को पूर्व नियोजित 3 चरणों में समझें तथा यह देखें कि प्रत्येक का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। कीमो प्रिवेंशन का पहला चरण, खतरे को कम करना। कैंसर के बचाव की यह पहली रणनीति जरूरी दिखाई पड़ती है। जब भी संभव हो, कैंसर को फैलाने वाले तत्वों कार्सिनोजन जैसे रसायन जो कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं के संपर्क में आने से बचें या कम से कम आए। हालांकि यह चरण जरूरी है और बहुत ही आसान है। यहाँ वे कदम बताए जा रहे हैं जो कैंसर का खतरा कम करने के लिए आपको तुरंत उठाना चाहिए। जैसे नंबर 1, धूम्रपान बंद करें। सिगरेट का धुआं कार्सिनोजन उत्पन्न करने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व है जिसके संपर्क में हम में से अधिकतर लोग आते हैं। चूँकि निकोटीन की लत बहुत मुश्किल से छूटती है, इसलिए हमें अपने शरीर को इससे और सिगरेट के धुएं में मौजूद कार्सिनोजन से बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सिगरेट पीने वाले लोगों के शरीर में स्वतंत्र तत्वों की संख्या में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होती है। हालांकि काफ़ी हद तक द्वितीयक धुआं भी शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जी, द्वितीयक धुआं उसे कहते हैं जो कोई और धूम्रपान कर रहा है और आप उसके पास बैठे हुए हैं तो वो जी द्वितीयक धुआं कहलाता है। नंबर 2, सूर्य के प्रकाश में निकलने से बचें। यूवीए और यूवीबी अल्ट्रावायलेट प्रकार चिर परिचित कार्सिनोजन है। मैं इस प्रकार का पुरजोर समर्थन करता हूं कि दोनों के कुप्रभाव से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक प्रकार का अनुशासन है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। परिजनों, अपने बच्चों की रक्षा करो। नंबर 3, कम वसा युक्त भोजन करें। भोजन में वसा की अधिक मात्रा ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ाने वाली होती है। ऐसा खासकर तब होता है जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो। हमें भोजन में संतृप्त वसा की मात्रा कम करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम रोजाना 7 फल सब्जी खाएं और 35 ग्राम से ज़्यादा रेशेवर और रेशेदार भोजन का सेवन करें। मैं जानता हूं कि आपने यह सब पहले सुन रखा है, लेकिन 9% से भी कम लोग इस सलाह का पालन करते हैं। अन्य कार्सिनोजन से बचें। जब भी संभव हो, कैंसर उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारकों जैसे विकिरण, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, एस्बेस्टस, चारकोल, काजल आदि के संपर्क में आने से बचें और इन्हें अपने घर के वातावरण से दूर करने का प्रयास भी करें। यह सिद्धांत गांठ बांध ले कि यदि हम इन सभी कार्सिनोजन के संपर्क में आना कम कर दें तो हमारे शरीर को लड़ने के लिए कम स्वतंत्र तत्व उत्पन्न करने होंगे। उदाहरण के लिए, रोज 2 पैकेट सिगरेट पीने वाले
व्यक्ति को स्वास्थ्यवर्धक पोषक भोजन और पोषक दवाइयों के सेवन की सलाह देना मेरे लिए मुश्किल काम है। मैं जानता हूं कि इन परिस्थितियों में पोषक तत्व कारगर साबित नहीं होंगे। वह जब तक सिगरेट पीना बंद नहीं करेगा तब तक कैंसर के खतरे के घटने के आसार कम ही होंगे। कीमो प्रिवेंशन का दूसरा चरण शरीर के एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करें। वातावरण में रहते हुए रसायनों और कार्सिनोजन के संपर्क से बच पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हमें इसी दुनिया में रहना है, बाहर क्या है इन बातों में डरकर हमारा जीवन खराब ही होना है। आप यह पहले ही जान चुके हैं कि हमारे जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडेटिव तनाव का खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका इससे बच निकलना नहीं है, बल्कि यह है कि हम हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट रक्षा और प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करें। और यह सब संभव होगा स्वास्थ्यवर्धक भोजन की शुरुआत से। यह बात तर्कपूर्ण लगती है कि यदि ऑक्सीडेटिव तनाव से वास्तव में कैंसर होता है तो एंटीऑक्सीडेंट से स्वतंत्र तत्वों को संतुलित अवस्था में लाकर कैंसर के खतरे को कम भी किया जा सकता है। यह तर्क सही भी साबित होता है। कैंसर शोध विशेषज्ञ डॉक्टर ग्लेडिस ब्लॉक ने दुनिया भर के 172 मरीजों के भोजन और कैंसर के अध्ययन के दौरान इसी सिद्धांत को आधार बनाया था। डॉक्टर ब्लॉक ने एक सार्वभौमिक और अनुकूल खोज की। जो लोग फल व सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य स्रोत का सेवन उच्च मात्रा में करते हैं उनमें किसी भी प्रकार के कैंसर का खतरा बहुत कम होता है। अधिक मात्रा में फल व सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों में कम मात्रा में इनका सेवन करने वाले लोगों की अपेक्षा कैंसर का खतरा 2 से 3 गुना कम हो जाता है। इसका उल्टा भी सही है। एक प्रमुख कैंसर शोधकर्ता डॉक्टर ब्रूस एमिस ने जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत कम मात्रा में फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों में कैंसर का खतरा फल सब्जियों का अधिक सेवन करने वाले लोगों की अपेक्षा 2 गुना बढ़ जाता है। रोजाना 5 से 7 फल या सब्जियों का सेवन कर हम हर प्रकार के कैंसर के खतरे को आधा कर सकते हैं। शरीर की सबसे स्टिक सुरक्षा है स्वस्थ भोजन। शरीर की ईंधन और आपूर्ति की जरूरत के अनुसार लिए गए भोजन का स्थान किसी भी डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह नहीं ले सकती है। आपने देखा होगा कि मैं एक सिद्धांत पर बार बार जोर देता हूं कि यदि आप अतिरिक्त पोषक तत्वों के प्रयोग का चुनाव करते हैं तो इसके लिए आपको पोषक भोजन लेना चाहिए, न कि कुपोषित भोजन। शरीर में मजबूत प्रतिरक्षी तंत्र निर्माण का सबसे पहला कदम यह है कि हम फल सब्जियों से भरपूर, अधिक रेशेदार और कम वसा वाले भोजन का सेवन करें। लेकिन हमें कीमो प्रिवेंशन के बारे में अधिक जानने की ज़रूरत है। चिकित्सा शोध भी यह बताने लगे हैं कि अतिरिक्त पोषक तत्वों के रूप में एंटीऑक्सीडेंट लेना कीमो प्रिवेंशन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शोध बताते हैं कि 20 हफ्तों तक स्वस्थ भोजन के साथ विटामिन सी, विटामिन ई तथा बीटा कैरोटीन के सेवन से धूम्रपान करने व न करने वाले दोनों ही लोगों के डीएनए की ऑक्सीडेटिव शक्ति को काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। विटामिन ई से व्यायाम के द्वारा हुई डीएनए क्षति से भी सुरक्षा मिलती है। कीमो प्रिवेंशन का तीसरा चरण शरीर के मरम्मत तंत्र को मजबूत बनाना। कीमो प्रिवेंशन के पहले और दूसरे चरण में हमारा प्राथमिक उद्देश्य ऑक्सीडेटिव तनाव को घटाना और कोशिका के डीएनए में तनाव को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध कराना था। तीसरे चरण में हम शरीर के अद्भुत मरम्मत तंत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो पोषक तत्वों के साथ मिलकर कोशिका को पहुंची जो नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत करता है। कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में शरीर पर बने उभार या वृद्धि हमें कीमो प्रिवेंशन के द्वारा एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल में बहुत मदद करते हैं। शरीर के भीतर ऐसे किसी भी प्रकार के ट्यूमर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कई अध्ययनों में ऐसे ट्यूमर्स की शरीर की सतह पर पहचान की गई है। इन अध्ययनों में प्रारंभिक तौर पर ल्यूकोप्लेकिया पर ध्यान किया जाता है, जो तंबाकू चबाने वालों के मुंह के भीतर और सर्वाइकल डिस्प्लेसिया के मरीजों में सर्विक्स की सतह पर पाया जाता है। इन ट्यूमर्स पर विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग को देखने के बाद हम आशा करते हैं कि पहले से नुकसान हुए डीएनए पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। याद रखें, कैंसर एक बहुचरणीय प्रक्रिया है और कैंसर कारक ट्यूमर्स प्रारंभिक अवस्था में ही बहुत विकसित हो जाते हैं। बहुचरणीय प्रक्रिया के अगले चरण में वास्तविक कैंसर का विकास होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया के इलाज और बचाव में काफ़ी रुचि ली जा रही है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि तंबाकू चबाने वालों में एंटीऑक्सीडेंट स्तर कम होता है। इसी प्रकार जिन लोगों में एंटीऑक्सीडेंट स्तर अधिक होता है उनमें ल्यूकोप्लेकिया होने की आशंका अपेक्षाकृत कम रहती है। डॉक्टर हरिंदर ग्रेवाल ने एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव पर लिखे अपने लेख में बताया था कि ये न सिर्फ मुंह के कैंसर से बचाव करते हैं बल्कि ल्यूकोप्लेकिया को भी उलट देते हैं। यह लेख कीमो प्रिवेंशन
के तीसरे चरण के लिए मील का पत्थर है। उनकी खोज से यह आशा बनती है कि एंटीऑक्सीडेंट न सिर्फ कैंसर को विकसित करने होने से रोकते हैं, बल्कि वे कोशिकीय नुकसान को उलटने के लिए शरीर के मरम्मत तंत्र को भी ताकतवर बना सकते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में मैंने उनके द्वारा किए गए चिकित्सीय प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया है। यहाँ उन शोधों की सूची दी जा रही है जिनमें कैंसर की प्रारंभिक अवस्था वाले मरीजों को अतिरिक्त पोषक तत्व दिए गए थे। नंबर 1, भारत में विटामिन ए तथा बीटा कैरोटीन का अध्ययन। शोधकर्ताओं ने पाया कि सामान्य दवाइयाँ लेने वाले लोगों के मुकाबले इन लोगों में ल्यूकोप्लेकिया 10 गुना तेजी से ठीक होता है। एक मुख्य अध्ययन में पता चला कि सिर्फ बीटा कैरोटीन की बदौलत 71% मरीजों में ल्यूकोप्लेकिया ठीक होकर कोशिकाएं सामान्य स्थिति तक पहुंच गई है। अमेरिका में चल रहे इस अध्ययन में मरीजों को बीटा कैरोटीन, विटामिन सी तथा विटामिन ई मिलाकर दिए गए। शोधकर्ताओं ने 60% मरीजों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखा। इससे कैंसर की असामान्य कोशिकाएं भी सामान्य हो गई थी। अमेरिका की कई संस्थाओं में चल रहे इस अध्ययन में मरीजों को सिर्फ बीटा कैरोटीन दिया गया। उनमें प्रतिक्रिया दर 56% थी। नर चूहों पर मुंह के कैंसर के लिए किए गए अध्ययन से पता चला कि बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, ल्यूटेथियोन, विटामिन सी को एक साथ या अलग अलग देने से उल्लेखनीय फायदा होता है। हालांकि समूह में पोषक तत्व वाले चूहों में अच्छे नतीजे मिले। यह केवल अधिक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट का प्रभाव मात्र नहीं था, बल्कि यह इन तत्वों की सम्मिलित ऊर्जा का परिणाम था। सर्वाइकल डिप्लेसिया एक और दूसरा प्रारंभिक कैंसर ट्यूमर है जो शरीर की सतह पर पाया जाता है। अनेक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि बीटा कैरोटीन और विटामिन सी की कमी वाले लोगों में सर्वाइकल डिस्प्लेसिया का खतरा बहुत अधिक होता है। यही नहीं, बीटा कैरोटीन के न्यूनतम स्तर वाली महिलाओं में उच्चतम स्तर वाली महिला की अपेक्षा इसका खतरा 2 से 3 गुना होता है। जो महिला प्रतिदिन 30 मिलीग्राम से कम विटामिन सी लेती है, उसे अधिक मात्रा में विटामिन सी लेने वाली महिला की तुलना में सर्वाइकल डिस्प्लेसिया होने का खतरा 10 गुना अधिक होता है। अन्य विस्तृत अध्ययनों से भी पता चला है कि भोजन में विटामिन ए, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी की कमी से सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। वास्तव में बीटा कैरोटीन की अतिरिक्त खुराक सर्वाइकल डिस्प्लेसिया को सर्वाइकल कैंसर में बदलने से रोकती है। साथ ही कुछ चिकित्सा प्रयोगों से यह भी पता चला है कि विटामिन सी और बीटा कैरोटीन दोनों मिलकर सर्वाइकल डिस्प्लेसिया को खत्म या उसके खतरे को कम भी करते हैं। हालांकि चिकित्सा विज्ञान इन विशेष प्रकार के कैंसर के लिए किसी पोषक तत्व की चमत्कारिक गोली खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में मैं उन सिद्धांतों को मानता हूं जो मेरे मरीजों के लिए फायदेमंद होंगे। इन अध्ययनों का पर शोध के बाद मुझे कोई शंका नहीं है कि ये एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसा कि मैं अध्याय 5 में बता चुका हूं कि इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि हम एंटीऑक्सीडेंट ही लें। इसके साथ हमें खनिजों मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम तथा कॉपर की भी जरूरत होती है। इसके साथ विटामिन बी की भी ज़रूरत होती है जो एंजाइम अभिक्रियाओं में मदद करता है। मैं भगवान द्वारा नवाजी गई इस अविश्वसनीय अक्षमता का कायल हूँ और जो शरीर को न केवल ऑक्सीडेटिव तनाव से सुरक्षा देती है बल्कि कोशिका की डीएनए क्षति की मरम्मत भी करती है। वर्तमान में चल रहे कई शोधों से कार्सिनोजन की प्रक्रिया को उलटने में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका के बारे में पता चल जाएगा। इस दौरान यह याद रखें कि ल्यूकोप्लेकिया वह सर्वाइकल डिस्प्लेसिया कैंसर की बहुचरणीय अवस्थाओं की समाप्ति के नज़दीक है और अध्ययनों से पता चल जाएगा कि जब हम कुछ चुनिंदा एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में देते हैं तो शरीर किस प्रकार स्वयं की मरम्मत करना शुरू कर देता है। यदि मुझे कैंसर है तो मैं क्या करूं? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अगर किसी को कैंसर है तो वो क्या करे। जिन मरीजों में कैंसर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है उनके लिए कीमो प्रिवेंशन थेरेपी ठीक रहती है। कीमो प्रिवेंशन का मतलब होता है आप कीमो से बचना, ठीक है। और उसके बारे में मैंने इस जो अध्याय है इस अध्याय में मैंने आपको बताया भी है कि किस किस तरीके से आप जो है कीमो से बच सकते हैं। जी, जिन मरीजों में कैंसर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है उनके लिए कीमो प्रिवेंशन थेरेपी ठीक रहती है। साथ ही कैंसर के लिए मानक थेरेपी हमेशा कारगर नहीं होती है। इन थेरेपियों में सर्जरी, कीमोथेरेपी और फेफड़ों, स्तन और आंतों में पाए जाने वाले ठोस ट्यूमर्स के लिए रेडिएशन थेरेपी शामिल है। अनेक शोध प्रयासों के बावजूद यह लगता है कि ये थेरेपी अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि बुरी खबर अब भी जारी है। हॉजकिंस लिम्फोमा, बचपन में होने वाले ल्यूकेमिया तथा अंडकोश के कैंसर के ठीक होने के बढ़ते प्रमाणों के बावजूद
द्वितीयक कैंसर के विकास का डर लगातार बढ़ रहा है। साथ ही इन इलाजों के परिणाम स्वरूप होने वाली मुश्किलों का डर भी बना हुआ है। एक अच्छी खबर यह है कि अब चिकित्सा शोध एंटीऑक्सीडेंट्स और अतिरिक्त पोषक तत्वों का समर्थन करने लगे हैं। यह मिश्रण वास्तव में पारंपरिक कीमोथेरेपी तथा रेडिएशन थेरेपी की क्षमता बढ़ा सकता है, साथ ही सामान्य कोशिकाओं को जहरीले प्रभाव से भी बचा सकता है। किम्बर्ली की कहानी। किम्बर्ली कैलिफोर्निया स्थित सांता बारबरा के वेस्ट मॉन्ट कॉलेज में चौथे वर्ष की छात्रा थी। यहाँ वह कम्युनिकेशन आर्ट्स में डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसे पेट में दर्द और ब्लैडर में दबाव महसूस होने लगा। वह कैंपस में डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे ब्लैडर में संक्रमण बताया और कुछ एंटीबायोटिक्स दे दिए, लेकिन किम्बर्ली की हालत बिगड़ती गई। उसे लगातार पेट दर्द, उबकाई और उल्टी होने लगी। लेटने पर उसे पेट के निचले हिस्से में वजन महसूस होने लगा। स्वाभाविक रूप से वह इससे बुरी तरह घबरा गई और तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब उसका दोबारा परीक्षण किया तो इस बार वह अंगूर के बराबर उभार महसूस कर सकता था। उसने CA-125 नामक ब्लड टेस्ट कराया, जो स्त्री के संबंधी कैंसर और आंत के कैंसर की पहचान के लिए किया जाता है। जांच से पता चला कि किम्बर्ली में यह उच्चतम बिंदु पर था और तुरंत सर्जरी की आवश्यकता थी। 21 साल की आयु में किम्बर्ली को अंडाशय ओवरियन कैंसर हो चुका था। युवतियों में इस प्रकार की बीमारियां सामान्य थी और इसने किम्बर्ली तथा उसके परिवार को परेशान कर दिया था। सर्जरी के बाद डॉक्टर इस बात के लिए पूरी तरह आशावादी था कि यह कैंसर कारक सभी तत्व निकाल चुका है। हालांकि वह हर तरह की सावधानी बरतना चाहता था, इसलिए उसने किम्बर्ली को कैंसर विशेषज्ञ के पास भेजा। कैंसर विशेषज्ञ ने उसे कीमोथेरेपी कराने की सलाह दी, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी और उसके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा था। इसी समय किम्बर्ली ने मुझसे संपर्क किया। अपने इलाज के साथ साथ वह मुझसे अतिरिक्त पोषक तत्वों के बारे में जानना चाहती थी। उसने आक्रामक अतिरिक्त पोषक तत्व लेना शुरू कर दिए और कीमोथेरेपी की तारीख तय कर दी। डॉक्टरों की सख्त सलाह के बावजूद किम्बर्ली स्कूल नहीं छोड़ना चाहती थी। वह एक साहसी छात्रा थी जो हमेशा बेहतर प्रयास करती थी और इसीलिए उसने सांता बारबरा में कीमोथेरेपी कराना चाहिए, जहां से वह अपनी क्लास भी जा सकती थी। इलाज के दौरान इस लड़की ने उल्लेखनीय साहस दिखाया। वह कॉलेज में पढ़ाई का बोझ उठाने में सक्षम थी। किम्बर्ली के कैंसर रोग विशेषज्ञ और सर्जन दोनों ने ही न सिर्फ उनकी सुंदरता की तारीफ की, बल्कि इलाज को सहन करने की शक्ति की भी खूब सराहना की। उसके काफ़ी बाल झड़ गए थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी कक्षाएं नहीं छोड़ी थी। इलाज के अंतिम चरण में कैंसर रोग विशेषज्ञ ने सीधे किम्बर्ली के पास आकर पूछा, तुम क्या ले रही हो? किम्बर्ली ने उनकी ओर देखकर कहा, क्या मतलब है आपका? डॉक्टर ने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम कुछ ले रही हो, क्योंकि मेरे बाकी के मरीज वहाँ उल्टियाँ कर रहे हैं, जबकि तुम यहाँ आराम से टाइम मैगजीन पढ़ रही हो। जब किम्बर्ली ने कैंसर रोग विशेषज्ञों को अतिरिक्त पोषक तत्वों के बारे में बताया तो वे उससे प्रभावित हुए। वह न सिर्फ इलाज सहन कर पा रही थी, बल्कि इलाज के प्रति बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया भी दिखा रही थी। किम्बर्ली लगातार स्वस्थ हो रही थी। उसकी कीमोथेरेपी खत्म हुई 3 साल हो चुके हैं। उसके सिर पर फिर से बाल आ चुके हैं और वह जिंदगी का आनंद ले रही है। उसकी CA-125 ब्लड जांच भी सामान्य हो गई थी। अब वह साल में सिर्फ 2 बार ही इसका परीक्षण करवाती है। किम्बर्ली में कैंसर के फिर से कोई लक्षण नहीं थे। क्यों? कारगर। कैंसर के इलाज के दौरान कैंसर विशेषज्ञ और रेडिएशन थेरेपिस्ट मरीजों को एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए आमतौर पर हतोत्साहित करते हैं। क्यों डॉक्टरों को इस बात की चिंता रहती है कि एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर में कैंसर कोशिकाओं का एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र बना लेंगे, जिससे इस पर इलाज प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि इलाज के दौरान प्रारंभिक रूप से कैंसर कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न कर खत्म किया जाता है। यह चिंता उचित है, लेकिन चिकित्सा साहित्य इस प्रकार की बातों का समर्थन नहीं करता है। कोलोराडो मेडिकल स्कूल के रेडियोलॉजी विभाग में डॉक्टर केदार प्रसाद और अरुण कुमार द्वारा इनके साथियों ने इस संबंध में 70 से अधिक शोधों का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को हाई डोजेज ऑफ मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एंड इम्प्रूविंग द इफिकेसी ऑफ स्टैंडर्ड कैंसर थेरेपी शीर्षक दिया। यह रिपोर्ट जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुई थी। इसमें डॉक्टर प्रसाद और कुमार ने बताया कि कीमोथेरेपी के दौरान किसी एक पोषक तत्व को लेने से विपरीत प्रभाव होते हैं, जबकि एक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा एक साथ लेने से थेरेपी का प्रभाव बढ़ जाता है। अब बात यह आती है कि ऐसा क्यों होता है? एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में मदद करते हैं। चिकित्सीय शोध बताते हैं कि कैंसर कोशिकाएं एंटीऑक्सीडेंट से सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करती है। सामान्यतः स्वस्थ कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार ही
एंटीऑक्सीडेंट और सहायक पोषक तत्व लेती हैं। जब कोशिकीय पोषक के सिद्धांत की बात आती है तो यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य साबित होता है। इसके विपरीत कैंसर कोशिकाएं एंटीऑक्सीडेंट और अतिरिक्त पोषक तत्वों को बगैर यह जाने लगातार अवशोषित करती रहती है कि कब काम बंद किया जाना है। इससे कैंसर कोशिकाएं और जल्दी मरने लगती हैं। एंटीऑक्सीडेंट न केवल कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करते हैं, बल्कि पहले तो कैंसर विशेषज्ञ ने बल्कि वे स्वस्थ कोशिकाओं को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट स्वस्थ कोशिकाओं की मदद करते हैं। यह सभी जानते हैं कि शरीर में कीमो और रेडिएशन थेरेपी के सामान्य कोशिकाओं पर हानिकारक प्रभावों का मुख्य कारण इस इलाज से होने वाला ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, जो शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। लेकिन लोग यह नहीं जानते हैं कि जब मरीज एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा लेता है तो सामान्य कोशिकाओं का रक्षा तंत्र मजबूत होता है। यह वास्तव में एक जीत की स्थिति होती है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी तभी श्रेष्ठता से काम कर पाती हैं जब उसी समय अंतराल में स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति बहुत कम हो। विटामिन ई कीमोथेरेपी से फेफड़ों, लीवर, किडनी, हृदय तथा त्वचा को होने वाले नुकसान या होने वाली क्षति से सुरक्षा करता है। CoQ10 एडियामाइसिन नामक दवा से हृदय को लंबे समय तक होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। बीटा कैरोटीन और विटामिन ए रेडिएशन और कीमोथेरेपी के विपरीत प्रभाव को कम करते हैं। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट सामान्य कोशिका के डीएनए को नुकसान होने से बचाते हैं। मिशेल की कहानी। मिशेल 4 साल की सुंदर बच्ची थी। उसकी दुनिया प्यार और खुशियों से लबालब भरी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसके खुशहाल परिवार के सुरक्षित स्वर्ग में कोई भी घुसपैठ नहीं कर सकता। लेकिन अब मिशेल की बेफिक्र जिंदगी बदल गई थी। डॉक्टर ने उसकी पीठ और पेट की तकलीफों का परीक्षण करने के बाद बताया कि उसे न्यूरोब्लास्टोमा नामक भयानक कैंसर है। इसके बाद परिवार गहरे सदमे में डूब गया। बीमारी का पता लगने के कुछ समय बाद ही मिशेल को सर्जरी के लिए ले जाया गया। जब सर्जन ऑपरेशन रूम से बाहर आए तो उनका चेहरा देखकर मिशेल के परिजनों ने अंदाजा लगा लिया था कि खबर अच्छी नहीं है। सर्जन ने उन्हें बताया कि मिशेल का ट्यूमर फैल चुका है, वह डायफ्राम तक पहुंच चुका है और उसने आंत को चारों ओर से लपेट लिया है। इसे हटाने का कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि मिशेल सर्जरी से उबरती, कैंसर विशेषज्ञों की टीम ने उसे कीमोथेरेपी देना शुरू कर दिया। हालांकि डॉक्टर उसके अधिक समय तक जीवित रहने के लिए प्रति आशावादी नहीं थे। इस दौरान मिशेल की मां ने मुझसे संपर्क किया। वह अपनी बच्ची को इलाज से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। डॉक्टरों के एतराज जताने के बावजूद हमने मिशेल को अतिरिक्त पोषक तत्व देना शुरू कर दिए। मिशेल एक साहसी बच्ची थी और वह इन तत्वों को विश्वास के साथ लेने लगी। इसका इलाज शुरू हो गया था और वह संघर्ष कर रही थी। अतिरिक्त पोषक तत्व लेने के बावजूद इलाज के कारण वह बीमार हो गई थी। उसका इलाज बहुत ही शक्तिशाली था और सभी को इस बात की चिंता थी कि वह जिंदा भी रह पाएगी या नहीं। लेकिन साहसी मिशेल ने इन सब को सहन किया और उसका ट्यूमर भी सिकुड़ गया। मिशेल की प्रतिक्रिया ने डॉक्टरों का हौसला काफ़ी बढ़ा दिया था। वे मिशेल का ट्यूमर हटाने के लिए अब फिर सर्जरी करना चाहते थे। इस बार डॉक्टर ऑपरेशन रूम से मुस्कुराते हुए निकले। उन्होंने कहा कि लगता है कि इस बार सभी ट्यूमर निकाल दिए गए हैं। कैंसर विशेषज्ञ ने मिशेल के माता पिता से कहा कीमोथेरेपी के प्रति उसकी प्रतिक्रिया इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। लेकिन मिशेल की यात्रा यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। डॉक्टर अब भी उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि कैंसर पूरी तरह हटा है या नहीं। परिवार को एक बार फिर कठिन फैसला लेना था। परिवार ने इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित की और उनके आधार पर मिशेल के पिता ने डॉक्टर से कहा कि वे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे केवल इसी शर्त पर तैयार हैं कि ट्रांसप्लांट के दौरान मिशेल को अतिरिक्त पोषक तत्व देना जारी रखा जाए। पहले तो कैंसर विशेषज्ञ ने इससे इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अतिरिक्त पोषक तत्वों से इलाज का प्रभाव रुक जाएगा। मिशेल के पिता ने उनसे पूछा कि क्या इस बारे में चिकित्सा साहित्य में कुछ लिखा है, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, लेकिन यह सच है। इसके बाद मिशेल के पिता, जो स्वयं एक और डॉक्टर थे, ने खुलासा किया कि मिशेल अपने पिछले इलाज के दौरान अतिरिक्त पोषक तत्व लेती रही थी। इससे वह न सिर्फ इलाज को सहन कर पाई थी, बल्कि उसने बेहतर प्रतिक्रिया भी दिखाई थी। मिशेल के पिता ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वे और उनकी पत्नी चाहते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान मिशेल अतिरिक्त पोषक तत्व लेती रहे। कैंसर विशेषज्ञ ने फार्माकोलॉजिस्ट से बात कर यह तय किया कि इन अतिरिक्त पोषक तत्वों को लेने में कोई हानि नहीं है। गहन शोध के बाद सभी इस बात से सहमत हो गए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान मिशेल को
पोषक तत्व दिए जाने रहेंगे। प्रक्रिया बहुत जटिल थी, लेकिन मिशेल ने सिर्फ यह सब झेल गई बल्कि यह ठीक भी हो गई। कैंसर विशेषज्ञ ने बताया कि उन्होंने आज तक किसी भी बच्चे को इतनी तेजी से ठीक होते नहीं देखा था। उनके इस अटल निर्णय ने प्रभाव दिखाया था। इन कठिन घड़ियों में मिशेल और उसकी मां ने खूब प्रार्थना की। मिशेल अब 5 साल की हो गई थी और वह अपनी सहेलियों के साथ किंडरगार्टन जाने लगी थी। मिशेल किंडरगार्टन में पहले ही दिन से स्वस्थ नजर आई थी। उसके कैंसर का पता चले 3 साल से अधिक का समय हो गया था। 7 साल की उम्र में वह साइकिल चलाने लगी थी, रस्सी कूदती थी और अपनी सहेलियों के साथ फैशन करती थी। पोषण विज्ञान के जरिए कैंसर और दूसरी कई बीमारियों से लड़ने में उम्मीद दिखती है। ये न सिर्फ कैंसर के बचाव में मदद करते हैं बल्कि वास्तव में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का प्रभाव भी बढ़ा सकते हैं। शरीर के प्राकृतिक रक्षा तंत्र के निर्माण की प्रक्रिया इतनी बुरी हो सकती है क्योंकि कैंसर के इलाज से मरीज भारी तनाव में आ जाता है। इसलिए क्या डॉक्टर मरीज का बेहतर स्वास्थ्य नहीं चाहते? प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और उनके सहयोगी पोषक तत्व कई कारणों से आदर्श कीमो प्रिवेंटिव कारक होते हैं। ये कोशिका के डीएनए केंद्रक को होने वाली स्वतंत्र तत्वों की क्षति से बचाते हैं और रोकते हैं। शरीर में पहले से हुई नुकसान की मरम्मत के लिए जरूरी पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराते हैं, सुरक्षित होते हैं और जीवन भर लिए जा सकते हैं। दवाइयों के साथ यह फायदा नहीं होता। स्तन कैंसर का खतरा कम करने वाली टोमोफिक्सफेन के बहुत गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, तुलनात्मक रूप से महंगे नहीं होते। मैं जिन पोषक तत्वों को लेने की सलाह देता हूं उनकी कीमत $1 से $1.5 प्रतिदिन होती है। $1 का मतलब लगभग आज के टाइम के हिसाब से 2024 के हिसाब से लगभग 85-86 में कह लेता हूँ 100 रुपये दिन के हिसाब से बैठता है। कैंसर के बढ़ने के खतरे के प्रति सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से उत्पन्न होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से रक्षा करते हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन की कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, कैंसर की वृद्धि और दोहराव को रोकते हैं, कुछ मामलों में ट्यूमर के फिर से बनने का कारण बनते हैं। जी, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि पारंपरिक कैंसर के इलाज बहुत उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं। कैंसर विशेषज्ञों और विकिरण विशेषज्ञों को अपने मरीजों में एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल के प्रति अधिक उदार होना चाहिए। चूँकि शोधकर्ता एक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट को उचित स्तर पर लेने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, इसीलिए कैंसर से रोकथाम और इलाज में क्रांति आ सकती है। इस बीच वर्तमान में उपलब्ध शोध कीमो प्रिवेंशन और कैंसर थेरेपी के सभी स्तरों में एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल का समर्थन करते हैं। दोस्तों अगला जो चैप्टर होगा बहुत खास होगा, वो ऑक्सीडेटिव तनाव और आपकी आँख पर, क्योंकि आज के टाइम में आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोग चश्मा लगा चुके हैं, ठीक है। ल्यूकोमा हो रहा है, बहुत सारे ग्लूकोमा हो रहा है, आँखों की रोशनी खराब हो रही है ना। तो आप सोच सकते हैं कि बिना आँख की रोशनी के ये दुनिया कैसी होगी। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव तनाव और आपकी आँख। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।